हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और ये ट्रांसक्रिप्शन का आपका दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर मैं आपको करवा चुका हूँ जो कि आपके इंट्रोडक्टिव लेक्चर था, उसमें मैंने कुछ और बातें भी बताई थी आपको, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन से। अगर आपकी कोई सी भी क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। भाई साहब, व्हाट्सएप पे हमारा जो है वो आपके लिए मैंने ग्रुप बना रखा है। इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, और चाहे व्हाट्सएप का लिंक हो चाहे आपका टेलीग्राम का लिंक हो, दोनों को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो ट्रांसक्रिप्शन का लेक्चर नंबर 2 है ये। और लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको कुछ बात बताई थी, कुछ बातें मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन की कभी कभी आपसे लोकेशन पूछ ली जाती है, ठीक है ना, कि आपका ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है। तो याद रख लेना, अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, जिसमें आपको बैक्टीरिया वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जबकि अगर मैं बात करूँ यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में गाइज याद रख लेना, यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी कि केंद्रक के अंदर होता है। जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं, अब देखो गाइज, मुझे पता है यार, कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा हुआ कि उससे जो है, मतलब जो अगर मैंने कोई वर्ड इंग्लिश में बोला है तो उसको हिंदी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसी भी कोई दिक्कत आती है, क्या वैसे तो आप एमएससी पास आउट हो सभी, ठीक है ना, आपको ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और अगर आती है तो वीडियो को पॉज करो, उसके बाद गूगल पर उस शब्द का जो है हिंदी अर्थ देखो, क्योंकि उस लैंग्वेज में पढ़ो जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आती हो, ठीक है ना। उस हिसाब से पढ़ो कि जैसा आपको कंफर्टेबल हो। अगर आपको लेट करके पढ़ना है लेट करके पढ़ो, बैठ करके पढ़ना है बैठ करके पढ़ो, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कोई बच्चे होते हैं कि नहीं यार मुझे बैठ करके पढ़ना है, मेरे समझ में बैठ करके आता है, तो वो बैठ करके पढ़ो। कोई लिख करके पढ़ता है, लिख करके पढ़ो। कोई लेट करके देखता है, लेट करके देखो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से पढ़ो जिस हिसाब से आप पे आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है। इसके बाद, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंट्रल डोगोमल सिस्टम आपका क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो थोड़ा अभी भी मैं जरा माउस का यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा राइटिंग जो है ऐसे ही आने वाली है। तो राइटिंग के लिए तो देखो भाई साहब सॉरी है, ठीक है ना। बट हाँ, यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने वाली, ठीक है ना। आपको भर भर के नॉलेज मिलने वाली है, एक एक पॉइंट आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पता लगेगा, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी अपनी कर रहे हो, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं, हम अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है ना। हमने जहाँ पर आपका छोड़ा था वहीं से हम आपका आगे लेकर के चलते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट हमने देख लिए थे, हमने सबकी बात कर ली थी कि आपका कौन से पॉइंट में क्या चीज़ होती है। डाइवेलेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ हमने बात कर ली थी। वाइवेलेंट क्या होता है, डाइवेलेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ हम देख चुके थे। हमने बात की थी आपके कुछ अदर जो आपके फंक्शन थे उनके बारे में बात की थी। इसके बाद हमने फंडामेंटल रूल्स की बात की थी कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या फंडामेंटल रूल्स होते हैं। इसी में आप लोकेशन को भी ऐड कर लेना, ठीक ना। लोकेशन को भी नंबर 6 पॉइंट पे लोकेशन को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं पहले पॉइंट से कि ट्रांसक्रिप्शन बिगिन एट ए स्पेसिफिक साइट कॉल्ड प्रमोटर, ठीक है ना। तो क्या होता है ये प्रमोटर, क्या साइट रहती है, कहाँ पर पाया जाता है ये प्रमोटर। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रमोटर आपका डीएनए पर पाया जाता है। प्रमोटर कहाँ पर पाया जाएगा, प्रमोटर आपका डीएनए पर पाया जाएगा। तो प्रमोटर इज द साइट ऑन द डीएनए टू विच अन आरएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल्स बाइंड प्रायोरियर टू इनिशिएटिंग ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि प्रमोटर है क्या, तो प्रमोटर आपका डीएनए पर पाया जाने वाला एक ऐसा स्थान है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होगा और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा। अक्सर क्या होता है कि बच्चे प्रमोटर के बारे में बता नहीं पाते, उसकी डेफिनेशन नहीं बता पाते। तो अब आपको पता होना चाहिए कि प्रमोटर इज़ द साइट ऑन द डीएनए। प्रमोटर डीएनए पर एक ऐसी साइट होती है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होता है एंड इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है।
तो ये आपका प्रमोटर था। प्रमोटर डिटरमाइन विच वन ऑफ द डीएनए स्टैंड इज टू बी रीड एज ए टेम्पलेट एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन, यानी कि प्रमोटर के फंक्शन क्या होते हैं। तो पहली बात तो प्रमोटर ही डिसाइड करता है कि डीएनए पर कौन सा स्टैंड एज ए टेम्पलेट की तरह काम करेगा, ठीक है ना, यानी कि कौन सा डीएनए का स्टैंड कौन सा आपका टेम्पलेट की तरह काम करेगा। और इसके बाद जो आपके ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन होती है, जो ट्रांसक्रिप्शन की जो डायरेक्शन होती है उसको भी डिसाइड कौन करेगा, प्रमोटर ही करेगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि द प्रमोटर आल्सो डिटरमाइन द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट डिनोटेड +1 द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड दैट विल बी ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए। अब देखो होता क्या है कि जो आपका प्रमोटर है, प्रमोटर ने डिसाइड कर लिया कि कौन सा आपका एज ए टेम्पलेट यूज हो रहा है। प्रमोटर ने ही डिसाइड कर लिया कि भाई डायरेक्शन क्या होगी, और प्रमोटर ही आपका डिसाइड करेगा कि रियल में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, रियल में कहाँ से स्टार्ट होगा, वो लोकेशन क्या होती है। तो हम स्टार्ट साइट को याद रख लेना, स्टार्ट साइट को डिनोट करते हैं +1 से। मान लो ये आपका एक डीएनए है, ठीक है ना, ये इसका पहला स्टैंड है, ये इसका दूसरा स्टैंड है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमने बना लिया। ये आपको ब्लू कलर में जो चमक रहा है इसको बोलेंगे हम प्रमोटर, इसको बोल दिया हमने प्रमोटर। इस प्रमोटर के आगे का जो ये पार्ट है, इस प्रमोटर के आगे का जो ये पार्ट है, यहाँ से आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, ठीक है ना, और जहाँ से ये स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं +1, ठीक है ना, उस साइट को बोलते हैं +1 साइट। द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट इज़ द फर्स्ट ऑफ द कोडिंग स्टैंड दैट इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए, यानी कि +1 से ही आपका जो है ट्रांसक्राइब्ड होता है इनटू आरएनए में। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ ये कैसा पता चलेगा कि भाई साहब हमारा कहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन होना है, इतने पार्ट तक होना है, इतने पार्ट तक होना है, या फिर इतने पार्ट तक होना है, ये बात कैसे पता चलेगी। तो यहाँ पर देखो, जब आपका ये प्रमोटर यहाँ से अगर आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, मान लो ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्शन इसकी इधर की साइड में है, ठीक है ना, डायरेक्शन इसकी इधर की साइड में, तो यहाँ पर कुछ जीन्स होते हैं, यहाँ पर कुछ जीन्स होते हैं। जैसे कि अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक्स में, ठीक है ना, बात करूँ मैं प्रोकैरियोटिक्स में, तो प्रोकैरियोटिक्स में आपने पढ़ा होगा आरपोच, ठीक है ना। अब ये आरपोच क्या है, आरपोच को हम पढ़ेंगे आगे जब हम आपका रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, रिप्रेसर, प्रोसेसर, ठीक है ना, ऑपरेटर एंड आपका जो स्ट्रक्चरल, तो इसको हम बस तो आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर यहाँ पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके वन ट्रांसक्रिप्शन में, अगर प्रोकैरियोटिक्स में आपका एक ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, वन ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, वन ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ध्यान रखो, तो यहाँ पर आपके काफ़ी सारे, यानी कि एक से अधिक जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, ठीक है ना, एक से अधिक जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक्स। यानी कि मान लो यहाँ पर ये आपका प्रमोटर लगा हुआ है और ये आपके आगे जीन्स बने हुए हैं जिनका ट्रांसक्रिप्शन होना है। तो प्रोकैरियोटिक्स में ऐसा होता है कि ये आपका 1 भी हो सकता है, एक जीन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है ना, इस प्रकार से जीन हो सकते हैं। तो अगर इन तीनों का ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यानी कि अगर एक से ज़्यादा जीन का ट्रांसक्रिप्शन एक बार में ही हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। उसको क्या बोलते हैं, तब उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन, पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है ना, पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है। तो ये आपका था प्रोकैरियोटिक्स में। अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि मान लो ये आपका कोई भी टेम्पलेट है, ठीक है ना, ये आपका मैंने डबल स्टैंडर्ड बना दिया, यहाँ पर भी ये डबल स्टैंडर्ड ही होता है। यहाँ पर ये मैंने आपका रख दिया प्रमोटर। तो यहाँ पर क्या होगा यूकैरियोट्स में, यहाँ पर आपको केवल एक ही जीन मिलेगा या फिर थोड़ा सा ही सेगमेंट मिलेगा जिसका आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है,
इसमें ही आपकी कोई सी जानकारी होगी, किसी प्रोटीन को बनाना होगा या फिर कोई फंक्शनल जानकारी होगी, तो वो इस जीन के अंदर ही होगी। यानी कि यूकैरियोटिक्स में केवल और केवल एक जीन का ही, यहाँ पर एक जीन का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसको बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक। देखो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एंड मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है ना, मोनो का मतलब होता है। एंड सिस्टोनिक क्या होती है? सिस्टोनिक किसी भी आपके डीएनए की आप फंक्शनल यूनिट बोल सकते हो, ठीक है ना, डीएनए की फंक्शनल यूनिट होती है सिस्टोनिक। तो इतनी बात पता चली, तो याद रख लेना प्रोकैरियोटिक्स में आपका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसको वो होता है पॉलीसिस्टोनिक टाइप का, जबकि यूकैरियोटिक्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो होता है मोनोसिस्टोनिक टाइप का, ठीक है ना। वो कैसा होता है? मोनोसिस्टोनिक टाइप का यूकैरियोट्स के अंदर। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो देखो भाई साहब, अब आपको पता चला कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? स्टार्ट साइट से, जिसको हम डिनोट करते हैं +1 से, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखो कि प्रमोटर इटसेल्फ आर नॉट ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये पोर्शन आपका पूछा जा चुका है ICMR में। यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं एक्चुअल में आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रमोटर इटसेल्फ आर नॉट ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए। इसका मतलब ये है कि जब आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, ना कि इस प्रोमोटर का ट्रांसक्रिप्शन होगा। यानी कि जो कॉपी बनेगी, जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा, याद रखना, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा वो यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। इस प्रोमोटर का कोई भी ट्रांसक्रिप्शन या फिर कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा। इसका काम, इस प्रमोटर का काम क्या क्या काम है? एक तो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवाना, यानी कि इनिशिएशन का डायरेक्शन ये बताता है, ठीक है ना। इसके बाद स्टार्ट साइट को ये बताता है, स्टार्ट साइट को कंफर्म करता है प्रमोटर आपका। इसलिए प्रमोटर की आवश्यकता पड़ती है। और अगर मैं बात करूं, ये जर्नल फंक्शन था, ये जर्नल फंक्शन था जो कि आपका प्रोकैरियोटिक्स में, यूकैरियोटिक्स में, दोनों में पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक्स में अलग प्रमोटर का टाइप होता है, यूकैरियोटिक्स में अलग प्रमोटर का टाइप होता है। तो जब हम बैक्टीरियल या फिर आपका प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अभी आपको केवल इतनी बात पता होनी चाहिए, और ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हमने दूसरी बात की थी कि ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज प्रोसीड इन 5 to 3 डायरेक्शन। ऐसा क्यों? वैसे तो हालांकि मैं इस बात का जवाब आपको कि आपका जो जब भी आपका चाहे रेप्लिकेशन हो, ट्रांसलेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, उसका डायरेक्शन 5' to 3' ही होता है। इस बात को मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आइए समझते हैं अपने सेकंड पॉइंट को। सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज प्रोसीड इन 5' to 3' डायरेक्शन वाई 3' OH न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन 5' अल्फा फॉस्फेट। गलत भाई साहब, यहाँ पर देखो ऑन की जगह वाई है, ऑन की जगह क्या है? वाई है। मैं इसको PDF में सही कर दूंगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है? हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपका 5' to 3' डायरेक्शन ही क्यों होती है, बट कोई नहीं, फिर भी आप इसको समझने की कोशिश करो। मान लो आपका ये कोई भी DNA है, ठीक है ना, ये आपका DNA है, ये हमेशा किस डायरेक्शन में होएगा? ये 5 पोजीशन रहेगी, ये 5' रहेगा, एंड ये आपका 3', ठीक है ना। तो डायरेक्शन कैसी होगी आपकी? 5' to 3' डायरेक्शन होगी, जहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब देखो होता क्या है वो देखने की कोशिश करो कि क्यों इसको हम 5' to 3' डायरेक्शन बोलते हैं। देखो अब इसको स्किप मत करना, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा समझना, क्योंकि ये अगर एक बार आपने समझ लिया तो फ्यूचर के लिए आपको काम में आने वाला है। अब होता क्या है कि यहाँ से 3' से हम कोई भी एक लास्ट वाला, मैं आपको समझाने के लिए मैंने लास्ट वाला यहाँ से एक न्यूक्लियोटाइड उठा लिया है, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड उठा लिया है। अब ये न्यूक्लियोटाइड तो आपका है किसी भी ग्रोइंग चैन में, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था यहाँ पर।
अब एक न्यूक्लियोटाइड अटैच करवाना है, न्यू न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर अटैच करवाना है। मान लो ये आपका कोई भी न्यू न्यूक्लियोटाइड है, ये कैसा न्यू न्यूक्लियोटाइड है जिसको हमको अटैच करवाना है। ये जो यहाँ पर एरो लगा हुआ है, ये एरो आपका जो है वो गलत लगा हुआ है, एरो का निशान आपका ये होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे भी यहाँ पर एरो का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसको समझने की कोशिश करो। तो मान लो यहाँ पर ये कोई न्यू न्यूक्लियोटाइड है, इसको हमें अटैच करवाना है यहाँ पर। तो अब अटैच कैसा करवा सकते हैं वो देखो। तो पहले तो थोड़ी सी आपको जो है ज्योमेट्री पता होनी चाहिए कि आपका न्यूक्लियोटाइड का किस प्रकार से अरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पर आपकी एक पेंटोज शुगर होती है, ये आपकी कोई भी पेंटोज शुगर होती है। बेस कहाँ पर जुड़ा होता है, वो आपके ऑलवेज याद रख लेना। डीएनए, मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में डीएनए आरएनए जब पढ़ाया था, मैंने वहाँ पर बताया था कि आपका वेस जो है ऑलवेज फर्स्ट, मतलब जो पेंटोज शुगर होती है वो उसके फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा हुआ रहता है ऑलवेज। इसके बाद अगर ये आपका आरएनए है, ये मान लो हम आरएनए बना रहे हैं, डीएनए, जब हम डीएनए की बात करेंगे तब हम डीएनए की बात करेंगे। अगर ये डीएनए होता तो यहाँ पर ये सिंगल एच होता, OH नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन ये हमारा आरएनए है तो यहाँ पर इसलिए 3 प्राइम पर OH है, ठीक है। अब इसके जो फिफ्थ पोजीशन पे ऑलवेज फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है ना। यानी कि इसकी ये जो 2 पोजीशन होती है, 2 पोजीशन कौन सी, एक तो आपकी फर्स्ट पोजीशन एंड एक फिफ्थ पोजीशन। यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट पोजीशन होती है यहाँ पर ऑलवेज बेस अटैच होता है एंड फिफ्थ पोजीशन पे ऑलवेज आपका फॉस्फेट अटैच होता है, ठीक है ना। ये आपको आरएनए डीएनए में मिलेगा। अब यहाँ पर देखो मज़े वाली बात क्या है कि ये जो आपका न्यू एनटीपी आया है, यानी कि न्यू न्यूक्लियोटाइड आया है, अब इसको हमें अटैच करवाना है। तो देखो ये अटैच इस OH ग्रुप से भी हो सकता है, ये अटैच इस OH यानी कि सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन दोनों पे हो सकता है, ठीक है ना। बट याद रखो अगर ये सेकंड पोजीशन पे होता है तब स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, ठीक है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, इस बात को याद रख लेना। इसलिए जो अब इसका अटैचमेंट है वो 3 प्राइम OH पे होता है, ठीक है ना, वो 3 प्राइम OH पे होता है। दोस्तों मैंने आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा बाय मिस्टेक डीएनए के बारे में थोड़ा सा गलत बता दिया, ध्यान रख लेना। जो अगर डीएनए है तो यहाँ पर 3 प्राइम पे तो OH ही होगा, लेकिन अगर यही डीएनए होता है तो जो सेकंड प्राइम है केवल यहाँ पर H होता है। 3 प्राइम पर आपका ऑलवेज OH होता है, ठीक है ना। 3 प्राइम पर आपका ऑलवेज OH होता है, जबकि अगर ये डीएनए होता है तो सेकंड प्राइम पे H होता है केवल। लेकिन ये आरएनए है इसलिए यहाँ पर सेकंड प्राइम जो है, जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पर OH आ रहा है। अब देखो ये नया न्यूक्लियोटाइड्स है, तो ये इस सेकंड पोजीशन और 3 पोजीशन दोनों पे जुड़ सकता है। लेकिन सेकंड पोजीशन पे क्यों नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, क्योंकि एक बेस यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक बेस इसके जो प्राइमरी साइड्स है उस पर जुड़ा हुआ है और दूसरा बेस अगर इस सेकंड प्राइम पर जुड़ जाए तब इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, जिसकी वजह से ये सेकंड प्राइम पर ना जुड़ करके ये आपका तीसरे प्राइम, मतलब जो तीसरी पोजीशन है वहाँ पर जुड़ता है। ये जुड़ता क्यों है, क्योंकि भाई साहब ये जो OH है ना ये 2 लोन पेयर रखता है, ये जो OH है ये 2 लोन पेयर रखता है, ठीक है ना। और अब यहाँ पर चलो ये बात समझ में आ गई कि इसके पास 2 लोन पेयर हैं, तो इसको जो है अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो इसको किसी न किसी के साथ जुड़ना है। लेकिन यहाँ पर जो फॉस्फेट होता है, अब ये जो फॉस्फेट होता है इसके पास ऐसी कौन सी कंडीशन आ गई जो इसको यहाँ पर जुड़ना है, तो होता ये है कि यहाँ पर अब आपका रेजोनेंस आता है, ठीक है ना। मैं हालांकि काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री में घुस रहा हूँ, लेकिन इतना आपको अगर याद रख सको तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो होता क्या है कि इस फॉस्फेट पर एक चार्ज होता है जो होता है आपका निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इस फॉस्फेट पर निगेटिव चार्ज होता है। तो देखो ये जो एरो है, ये एरो यहाँ पर इन्होंने गलत दे रखा है, इस बात को याद रख लेना,
ठीक है ना, इस बात को याद रख लेना। ये एरो एक्चुअल में इस प्रकार से होता है। तो होता क्या है अब वो देखने की कोशिश करो कि जो ये 5th पोजीशन पे फॉस्फेट है, पहला वाला जो फॉस्फेट है ये अटैक करता है इस 3' OH के लोन पेयर पे, ठीक है ना। और कंडीशन आपकी क्या आती है कि बॉन्ड तब कहाँ पर बनेगा, ये जो अल्फ़ा एंड बीटा है ये आपके जो है वो अलग हो जाते हैं PPI के रूप में, ठीक है ना। PPI के रूप में ये अलग हो जाते हैं, अल्फ़ा बीटा निकल जाते हैं एंड इसका अल्फ़ा वाला जो पार्ट है वो इस 3' OH से जुड़ जाता है। गाइज ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि आपका बताइए जब आपका एक न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है किसी भी, चाहे वो रेप्लिकेशन में हो चाहे ट्रांसक्रिप्शन में हो, तो बताइए वहाँ पर अल्फ़ा रहता है, बीटा रहता है या फिर गामा रहता है या फिर किसका रिमूवल होता है। तो ये आपको याद रखना है, गामा एंड बीटा का रिमूवल होता है जबकि अल्फ़ा का रिमूवल नहीं हो पाता, अल्फ़ा अटैच होता है, ठीक है ना, अल्फ़ा अटैच होता है। और अब ये मिलकर के फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं और आपको कुछ इस प्रकार से जो है अब आपको चैन वो जुड़ती हुई चली जाएगी, ठीक है ना, चैन इस प्रकार से जुड़ती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पर देखो 5th पोजीशन, जो इसकी 5th पोजीशन है, 5th पोजीशन ने अटैक करा था इस 3' पे, ठीक है ना। अगर मैं इसको आपको और अच्छे से समझाना चाहूँ तो वो समझने की भाई साहब कोशिश करो कि जो इसका 5th पोजीशन है, 5th पोजीशन ने अटैक करा इस 3 पोजीशन पे, तो तब इसकी जो डायरेक्शन होती है तब हम लिखते हैं 5' टू 3' डायरेक्शन। आई होप गाइज ये बात आपको पता चली होगी या फिर आपके समझ में आई होगी कि कहाँ पर आपका लोन पेयर पाया जा रहा है, रेजोनेंस किस प्रकार से आ रहा है, या फिर ये आपका 2' OH से क्यों नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। रेजोनेंस क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, ये मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। PDF में ये आपका Y है, ऑन नहीं है, इसको मैं सही करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझ में आया गाइज ये वाला पॉइंट कि किस प्रकार से आपका ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज प्रोसीड इन 5' टू 3' डायरेक्शन, Y 3' OH न्यूक्लियोफिलिक अटैक, Y 5' अल्फ़ा वेरी इंपॉर्टेंट, 5' अल्फ़ा फॉस्फेट, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। अब 3rd पॉइंट पर चलते हैं। ये पॉइंट भी आपका पहला वाला पॉइंट हो गया, 2nd वाला पॉइंट हो गया, 3rd वाला पॉइंट पर चलते हैं कि ओनली 1 स्ट्रैंड ऑफ DNA इज यूज्ड एज ए टेम्पलेट, ठीक है ना। तो 3rd पॉइंट पर चलते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लेना, क्योंकि जिसने इसको समझ डाला उसकी लाइफ झिंगा डाला। तो मान लो अब ये आपका कोई भी डबल स्टैंड है, ठीक है ना, ये आपका कोई भी डबल स्टैंड है। अब इस डबल स्टैंड पे अगर मैं प्रमोटर बनाना चाहूँ तो मान लो मैं यहाँ पर ये आपका एक प्रमोटर बना देता हूँ, ठीक है ना, ये आपका मैंने बना दिया एक प्रमोटर, ठीक है, ये आपका प्रमोटर बन गया है। अब स्टार्टिंग साइड बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर +1 लिख सकता हूँ, ये आपकी स्टार्टिंग साइड है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक्स की, तो अभी मैं जर्नल में लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हमें देखना है कि कौन सा एज ए टेम्पलेट की तरह काम करेगा। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन लिखूँ तो आपको पता है गाइज ये 5', अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो इसको 5' टू 3', ठीक है ना, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है यानी कि 3' टू 5', 3' टू ये आपका क्या होने वाला है 5। काफ़ी दिनों के बाद बोल रहा हूँ तो इसलिए खांसी सी आ गई है, लेकिन अब कोई बीमारी मतलब वो नहीं है कि गला ख़राब हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे आपका 5', ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे 5'। और अभी मैंने आपको बताया है कि अगर आपका RNA बनना है, अगर आपका RNA बनना है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी डायरेक्शन आपकी क्या होने वाली है, उसकी डायरेक्शन आपकी मान लो ये है, ठीक है ना, ये आपका RNA बना है, इसकी डायरेक्शन आपकी ये 5', ये 5' टू 3', ये 5' टू 3' डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर आपका जो है आगे बनता हुआ चला जाएगा,
ठीक है ना। तो ये आपकी डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पर मुझे बताओ एज ए टेम्पलेट की तरह कौन काम कर रहा है, ऊपर वाला काम करेगा या फिर नीचे वाला काम करेगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो। ठीक है, आपने सही दिमाग लगाया कि सर ये जो नीचे वाला है ये एज ए टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। हमने किस प्रकार से बताया, क्योंकि ये जो 5 प्राइम है, अगर देखो अब ऐसा तो हो नहीं सकता, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, ये क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, यानी कि एक दूसरे के संपूरक ही काम करते हैं। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर टेम्पलेट की तरह काम कौन कर रहा है, जिसको जो कि आपका डीएनए स्ट्रैंड में, याद रख लेना, डीएनए स्ट्रैंड में जो टेम्पलेट की तरह काम करता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऑलवेज डायरेक्शन होती है। ठीक है ना, ये आपका टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। इसकी डायरेक्शन ऑलवेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही क्यों होती है, तो इसका आंसर है क्योंकि हमारा ऑलवेज एट एनी कंडीशन जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसका जो हमारी डायरेक्शन होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। और जब कभी भी चाहे रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में चलते हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक में चलते हैं। ठीक है ना, तभी आपका जा कर के चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे रेप्लिकेशन हो वो हो पाता है। तो अब ये डीएनए वाला पार्ट है, डीएनए में टेम्पलेट कौन है, जिसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो। ठीक है ना, जिसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो, वही आपका एज ए टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। पॉइंट नंबर 1, इसमें आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप सेकंड क्वेश्चन करोगे कि सर देखो ऐसा है कि आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, अब इसकी डायरेक्शन इधर ही क्यों है। ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन इधर ही क्यों है, इसकी डायरेक्शन इधर को क्यों नहीं है। ठीक है ना, इधर को क्यों नहीं है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि भाई साहब मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर कभी भी ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसक्राइब्ड नहीं होगा, प्रमोटर कभी भी ट्रांसक्राइब नहीं होगा, वो अपने जो आगे वाला पार्ट है, ठीक है ना, जो आगे वाला पार्ट है उसको ही ट्रांसक्राइब करेगा। ठीक है ना, उसको ही ट्रांसक्राइब करने वाला है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि सर चलो हमें ये बात मालूम चली, तो अब अगर हम ये प्रमोटर उठा करके इस साइड में रख दें, ठीक है ना, मैं एक और बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो ये आपका कोई भी डबल स्टैंड है, ये आपका कोई भी डबल स्टैंड है, इनकी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड ये आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब मैंने एक आपका प्रमोटर उठाया और प्रमोटर उठाने के बाद इस साइड में रख दिया। ठीक है ना, ये आपका कोई भी प्रमोटर है। तो अब आप कहोगे कि सर अब इसकी डायरेक्शन आप मुझे बताओ। ठीक है ना, तो मैं कहूँगा कि भाई साहब ऐसा है, मुझे डीएनए पे देखना है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम कहाँ पर है। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, यानी कि जब आपके अब आपका जो है इस प्रकार से, ठीक है ना, सॉरी एक सेकंड रुको, ठीक है ना, अब आपका जो है क्या होने वाला है, अब आपकी जो है वो इस प्रकार से मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वो अब इस प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। ठीक है ना, एक सेकंड रुको, इस प्रकार से, ठीक है ना, यानी कि ये इसका 5 प्राइम हो जाएगा, ये इसका 5 प्राइम हो जाएगा एंड ये 3 प्राइम हो जाएगा। बट याद रख लेना, किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में केवल एक स्टैंड ही एज ए टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, अब इसकी डायरेक्शन इधर की साइड में आ गई है। ठीक है ना, और डीएनए पर ये डीएनए की डायरेक्शन क्या है, जो टेम्पलेट है उसकी डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन की जो साइड्स है या फिर डायरेक्शन है वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि अब आपके जो है क्वेश्चन वे आपके हो रहे होंगे। अब आपका और भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इसी में। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा है कि चलो ये तो टेम्पलेट हो गया, तो जो वो अब ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, तो याद रख लेना, इसको बोलेंगे नॉन टेम्पलेट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम नॉन टेम्पलेट। मैंने कहा ठीक है, चलो भाई नॉन टेम्पलेट बोल दिया।
क्या सर हम इसको और कुछ भी बोल सकते हैं? तो हाँ, इसको याद रख लेना, एक कोड याद रख लेना, इसको बोलते हैं हम CNS। CNS का मतलब क्या आता है कि ये जो नॉन टेम्पलेट वाला पार्ट बनाया है मैंने, ये जो नॉन टेम्पलेट वाला पार्ट है, ये आपका कोडिंग पार्ट भी कहलाता है, कोडिंग रीजन भी कहलाता है, ठीक है ना। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको हम कोडिंग रीजन के नाम से भी जानते हैं। C फॉर कोडिंग, N फॉर नॉन टेम्पलेट एंड S फॉर सेंस, S फॉर सेंस स्टैंड, ठीक है ना, सेंस स्टैंड। तो आपको ये अब इसका नाम पता होना चाहिए कि जिस भी स्टैंड का हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा, जो नॉन टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, उसी को हम कोडिंग बोलेंगे, उसी को हम सेंस स्टैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों? अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर सेंस और कोडिंग हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आया कि आपने सेंस एंड कोडिंग क्या बता दिया। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा सब्र करो, अभी आ जाएगा। तो अब देखो, ये जो टेम्पलेट वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम एज ए एंटी सेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये कौन सा पार्ट है? ये आपका एंटी सेंस। अब इसको हम एंटी सेंस भी बोलेंगे, मैं सही से लिख देता हूँ, इसको हम एंटी सेंस भी बोलेंगे। एंड इसको हम आपका नॉन कोडिंग पार्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? नॉन कोडिंग पार्ट। तो कभी कभी आपको जो है टेम्पलेट ना दे करके आपको दे दिया जाएगा कि नॉन कोडिंग पे होगा, या फिर कोडिंग पे आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा, या फिर आपको ऐसा दे दिया जाता है कि बताइए एंटी सेंस पे होगा या फिर सेंस पे आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। देखो समझो, कोई भी क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि बताइए ट्रांसक्रिप्शन, याद रखो ट्रांसक्रिप्शन आपका ट्रू एंड फॉल्स में पूछ जाते हैं कि बताइए ट्रांसक्रिप्शन आपका एंटी सेंस पे होता है या फिर आपका सेंस पे होता है। तो अगर आपको पता है कि हम एंटी सेंस को ही टेम्पलेट बोल देते हैं, तो आप तुरंत आंसर करोगे कि एंटी सेंस पे आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म होता है, ठीक है ना, ट्रांसक्रिप्शन का जो है परफॉर्मेंसन होता है। अब इसको ऐसा क्यों बोला गया है? तो देखो, अब ये जो पार्ट बन रहा है, ये जो पार्ट बन रहा है, यही तो हमारा, ठीक है ना। अब ये जो हमारा पार्ट बना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अगर मैं इसकी कंपेयर, जो हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, अगर मैं इसकी कंपेयर इससे करूं, अगर मैं ऊपर वाले से करूं जो नॉन टेम्पलेट है, तो अब आप मुझे बताओ ये इसका कैसा होगा, ठीक है ना, ये इसका कैसा होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसकी जो ऊपर वाला है नॉन टेम्पलेट है, ये इसकी कॉपी तो होगा, ठीक है ना, ये इसकी कॉपी तो होगा। बस फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि भाई साहब ये ऊपर वाला DNA है, तो यहाँ पर हमारा जो है, आपको भी पता है कि ये DNA, तो यहाँ पर हमारा थायमीन का यूज हो रहा है। लेकिन ये जो हमारा नीचे वाला है, अब यहाँ पर इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे? यूरेसिल का यूज करेंगे। बस केवल हमारा इतना ही अंतर है, नहीं तो ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो न्यू RNA बन रहा है, जो न्यू RNA ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है, ये हमारा जो हमारा नॉन टेम्पलेट है उसकी कॉपी है, ठीक है ना। या फिर हम इसको आइडेंटिकल भी तो बोल सकते हैं ना, या तो कॉपी बोल लो या फिर आइडेंटिकल बोल लो, बात तो एक ही है। तो अब आपसे सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए जो आपका न्यू ट्रांसक्राइब जो RNA है, वो किसकी कॉपी है या फिर किसकी आइडेंटिकल कॉपी है, टेम्पलेट की या फिर नॉन टेम्पलेट की? तो अब आपको आंसर पता है कि वो किसकी कॉपी है? नॉन टेम्पलेट की कॉपी है, ठीक है ना। किसकी कॉपी है? नॉन टेम्पलेट की कॉपी है। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो नया पार्ट बना है, ये जो नया DNA बना है, सॉरी ये जो नया RNA बना है, अब ये इसको हमने अब देखो, जब इसको कॉपी एंड आइडेंटिकल बोल रहे हैं, तभी हम इसी 5 प्राइम को ही हम सेंस या फिर कोडिंग बोल सकते हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि हम ऊपर वाले को जो नॉन टेम्पलेट है उसको हम सेंस एंड कोडिंग रीजन बोल रहे हैं, तो हम इस नीचे वाले को भी तो सेंस एंड कोडिंग रीजन बोल सकते हैं। एक्चुअल में याद रखो कि ये जो उसका सेंस एंड कोडिंग रीजन है, ये इसी के नाम से ही पड़ा है, जो आपका न्यू ट्रांसक्राइब हुआ है, इसी के नाम से सेंस एंड कोडिंग ऊपर वाले को बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि देखो भाई साहब, ये जो नया बना है यही तो सेंस हो रहा है ना, यही तो सेंस कर होकर के बन रहा है, इसलिए उसको सेंस बोला गया है, ठीक है ना। सेंस स्टैंड बोल सकते हो। अब कोड कौन हो रहा है? कोड भी तो ये नीचे ही वाला हो रहा है, इसलिए इसको हमने कोडिंग स्टैंड बोला, ठीक है ना। तो अब आपको ये बातें पता चल गई होगी कि नॉन टेम्पलेट किसको बोलते हैं, सेंस किसको बोलते हैं, एंटी सेंस किसको बोलते हैं, डायरेक्शन क्या होती है, क्यों इसकी जो डीएनए होता है उसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, जो डीएनए होता है, जब जो ट्रांसक्राइब्ड हुआ है आरएनए उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप गाइज अब आपको पता लग गया होगा कि ओनली वन स्टैंड ऑफ डीएनए यूज एज ए टेम्पलेट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन का खेल होता है। यहाँ पर किसका खेल होता है? यहाँ पर डायरेक्शन का खेल होता है, इसलिए हम एक ही डीएनए स्टैंड को एज ए टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात, क्योंकि देखो इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं हम नंबर 4th पॉइंट पर, अपने नंबर 4th पॉइंट पे। एंड हमारा नंबर 4th पॉइंट क्या था? तो हमारा नंबर 4th पॉइंट था कि ट्रांसक्रिप्शन कैटलाइज बाई आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। एक्चुअल में इसका पूरा नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और मज़े वाली बात यह है कि जब आप प्रोकैरियोटिक का ट्रांसक्रिप्शन देखोगे तो वहाँ पर आपको आरएनए पॉलीमरेज ही सारा काम करता हुआ मिलेगा, ठीक है ना। सारा काम कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज ही करेगा। तो इसको हम आगे समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे बहुत ही डिटेल में, ठीक है ना, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ओनली ए लिमिटेड सेगमेंट ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब एट ए टाइम। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा? मान लो ये कोई आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है। जब हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे, हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि भाई साहब अगर ये डीएनए है तो इस डीएनए का कंप्लीट रेप्लिकेशन होगा, यानी कि जितना ये डीएनए है इतने ही डीएनए का हमारा रेप्लिकेशन होना है। जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं, उसमें एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट होता है। मान लो यहाँ पर आपकी जो है आपके शरीर में, याद रख लेना, आपके जो बॉडी है उसमें लाखों में प्रोटीन बनती है, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब पूरा डीएनए ही कॉपी कर लिया जाए, ऐसा नहीं होता। आपको पता होगा कि अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन के अंदर ऑलमोस्ट 25,000 से लेकर के 35,000 जीन तक पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर एक्चुअल डाटा की बात करूं तो वो 30,000 जीन्स होते हैं। अब ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए पर। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जीन की आवश्यकता हमें हर वक्त पड़ रही है, किसी एक ही जीन की या फिर 2 जीन की, 10 जीन की, 100 जीन की आवश्यकता एक बार में पड़ती है, ठीक है ना। तो अब जिस जीन की आवश्यकता पड़ रही है केवल उसी जीन को ही हमको सेंट्रल डोगोमा के अंदर लेकर के जाना है, यानी कि उसी का ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, फिर फर्दर उसी का ही ट्रांसलेशन कराएंगे। इसलिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट डीएनए का, एक पर्टिकुलर सेगमेंट का ही आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब इससे के नेक्स्ट ये लेक्चर में यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। तब तक के लिए दोस्तों दो मुझे इजाज़त, नमस्कार एंड बाय बाय।